बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आप लोग सोच रहे होंगे आज एनके पहन के आ गई हूँ उस्तानी बन के। असल में मेरी आंखों में थोड़ी सी इन्फेक्शन हुई भी थी, तो मैंने सोचा कि आज ग्लासेस पहन के ही शो कर लेती हूँ ताकि आप लोग भी मुझे सही तरीके से नज़र आएँ और मुझे भी आप थोड़ा सा इस वाली लुक में भी देख लें। आपको पता है व्यूअर्स, ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें वो इंसान बनाती हैं जो हमने फॉरएवर बनना होता है, और वो चीज़ें बेसिकली उस स्टेज और उस एज पे होती हैं जब हम बहुत छोटे होते हैं। 0 से लेके 5 साल की उम्र तक, ये अब मेडिकल साइंस ने भी प्रूव किया है, माहिर नफ्सियात भी कहते हैं कि बच्चे की पर्सनैलिटी पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है। अगर बच्चे की पर्सनैलिटी या बच्चे ने वो इंसान जो उसने सारी ज़िंदगी के लिए रहना है वो पहले 5 साल के अंदर बन जाएगा, तो क्या इसका ये मतलब नहीं है कि हमें बच्चों की तरबियत और जहनी नशोनुमा पे बहुत ज़्यादा फोकस इस स्टेज पे करना चाहिए? वैसे तो हर स्टेज पे करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि आजकल के बच्चे जो हैं वो जो चीज़ देखते हैं उसे अब्जॉर्ब करते हैं। आजकल के बच्चे नहीं बल्कि हर बच्चा ही जो देखता है वो अब्जॉर्ब करता है। अगर जो बच्चा देखेगा वो अब्जॉर्ब करेगा, तो फिर घर में हमारा आपस में एक दूसरे के साथ रद्द-ए-अमल क्या होता है ये भी बहुत मैटर करता है। अगर माँ बाप आपस में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, गंदी ज़बान एक दूसरे के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बच्चे भी वही चीज़ देखेंगे और वो फिर उनकी अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा भी बन जाएगा। देखें, जिन घरों में माँ बाप लड़ते बहुत हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव बहुत होते हैं, वहाँ पे 2 किस्म के बच्चे होते हैं। या तो वो बच्चे होते हैं जो बहुत चुप और सहमे हुए होते हैं, या फिर दूसरा एक्सट्रीम होता है कि बच्चे बहुत लड़ाके होते हैं और हाथापाई, मार कुटाई, गाली गलौज की तरफ उनका रुझान ज़्यादा होता है। व्यूअर्स, हम ये तो कहते हैं कि बच्चा बड़ा नॉटी है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि बच्चा नॉटी क्यों है। हम अपनी ज़ात को, अगर अपने आप को एक बेहतर इंसान और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पेरेंट बनाएंगे तो हमारा बच्चा भी एक अच्छा इंसान बनेगा। छोटा सा एग्जांपल दूंगी। अगर मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, मियाँ खुदा न खास्ता जो कानूनी तौर पे बाय द वे जुर्म है, अगर मर्द बीवी पे हाथ उठाता है, गलत ज़बान का इस्तेमाल करता है, तो इसके 2 नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक तो बच्चे देख के सहम जाते हैं, दूसरी बात और अपसेट भी होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली माँ एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, माँ और बाप दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान होते हैं, और वही अगर झगड़ रहे हों तो बच्चों की फाउंडेशन ही हिल जाती है, राइट। दूसरा इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि जो बच्चा देखता है वो वही सीखता है, तो इवेंचुअली चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उसका भी बिहेवियर कल को अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ इसी तरह नेगेटिव होगा, गाली गलौज, बदतमीज़ी, गलत ज़बान। व्यूअर्स, कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई झगड़ा है तो वो बंद दरवाजे में मियाँ बीवी के आपस में हो, और ज़बान जो है वो बुरी ना इस्तेमाल की जाए, और हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, हमें बैड लैंग्वेज तक को अवॉइड करना चाहिए। और जब लड़ाई झगड़ा हो तो आवाज़ धीमी करके एक दूसरे से गुफ्तगू करें। व्यूअर्स, बच्चों को इन चीज़ों से एक्सपोज करना बहुत ज़्यादा गलत बात है, और मुझे पता है बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग लड़ाई हो रही होती है, हम कोई मतलब प्लान करके लड़ाई तो नहीं करते। आई नो, डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए खाना खा रहे हैं, किसी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मियाँ बीवी के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गई, तो मतलब कुछ हो नहीं सकता, लेकिन उस चीज़ को कंट्रोल में तो लाया जा सकता है। और ये बात तो कही जा सकती है ना कि हम इस पे बाद में बात करेंगे, अभी हम कोई और बात करते हैं। असल में हमने उसी वक्त अपने पॉइंट को प्रूव करना होता है, जिसकी वजह से मसला ख़राब हो जाता है। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि माँ बाप हो गए, बड़े घर के भाई बहन हो गए, उसके अलावा घर में नाना नानी, दादा दादी, जो भी घर में लोग और हैं, प्लीज़ बच्चों के सामने बदतमीज़ियाँ एक दूसरे से ना करें, बुरी ज़बान का ना इस्तेमाल करें। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। वैसे भी जब हम गलत ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, हाथापाई करते हैं, तो ताल्लुकात परमानेंटली भी बिगड़ जाते हैं। सो हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हम जब बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, उनकी फ़िज़िकल नशोनुमा कर रहे हैं, तो उनकी जहनी नशोनुमा भी सही तरीके से करें। और उसका एक ही तरीका है, लाइक आई सेड, कि ध्यान से बच्चों से आप करके बात करें, उनको रिस्पेक्ट दें, उनको रिगार्ड दें, बच्चों को इग्नोर ना करें। एक और चीज़ जो बच्चों को बहुत बुरी तरह मुतासिर करती है कि माँ बाप अपने कामों में बिज़ी हैं, बच्चे आके बात करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई सवाल कर रहे हैं, और उनको बेसिकली कहा जा रहा है कि चुप कर जाओ, मुझे मत तंग करो, मैं काम कर रहा हूँ या मैं काम कर रही हूँ, या मुझे डिस्टर्ब ना करो। तो बात यह है कि बच्चों को भी रिस्पेक्ट देना, उनकी बात को गौर से सुनना, उनको अंडरस्टैंड करना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, फिर उससे भी बिहेवियर के प्रॉब्लम्स आते हैं। सो जो पेरेंट्स इस बात से परेशान होते हैं कि भाई हमारे बच्चे स्कूल में नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे,
थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखें कि घर का माहौल कैसा है, क्या घर की इन्वायरमेंट पॉजिटिव है कि नहीं। और तीसरी चीज़, बच्चों को सबके सामने डांटना, ये मेरी भी बड़ी बुरी आदत होती थी। मैं हमज़ा को हर किसी के सामने डांट देती थी या मना कर देती थी। फिर मुझे 2-3 लोगों ने, बल्कि मेरी प्रोड्यूसर सिद्रा ने ये बात कही कि हमज़ा को हर किसी के सामने मत डांटा करो, उसको मत रेप्रिमांड किया करो, वो मतलब उसकी नफ्सियात के लिए, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अच्छी बात नहीं है। और मैंने बात को अंडरस्टैंड भी किया और कोशिश भी की कि मैं इस चीज़ का ख्याल रखूं। देखिए कभी कभार व्यूअर्स हो जाता है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलतियाँ होती हैं, आप भी इंसान हैं, आपसे भी गलतियाँ होती हैं। लेकिन अगर हम इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा अपना फोकस रखें कि हमने अपने बच्चों को ह्यूमिलिएट नहीं करना, शर्मिंदा नहीं करना, उनको उनको वो तो कहते हैं ना जलील नहीं करना, क्योंकि मैंने बाकायदा लोगों को ये करते हुए देखा है। कुछ हफ्ते पहले मैं कहीं पे गई हुई थी अपनी एक दोस्त की तरफ, तो वो उस दिन बड़ी अपसेट थी। मियाँ से उसकी सुबह लड़ाई हुई थी कि वो काम पे जाते हुए हस्बैंड से उसका झगड़ा हुआ, हस्बैंड काम पे चला गया, उसका मूड बहुत ऑफ था। अच्छा, उसके बच्चे उछल कूद कर रहे थे और एक उनका ज़रा बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा आया, उसने कोई बात की, माँ ने उसको कुछ पूछा तो उसने कहा हाँ मैं नहीं अभी कर सकता। अच्छा, वो चीखना शुरू हो गई उसके ऊपर, मतलब ये नहीं कि डांट रही, बाकायदा उस पर चीखना शुरू हो गई। और बाकी दोनों जो बच्चे खेल रहे थे वो भी सहम गए, और वो बच्चा तो बिल्कुल ही जो कहते हैं ना वो इस तरह करके उसका मुंह नीचे और बार बार ना मुझे चोरी इस तरह नज़रों से देखे। और मैं भी एम्बेरस हूँ कि भाई मैं अब आगे से क्या बोलूँ, बार बार मैं कहूँ कि यार रहने दो, अच्छा छोड़ दो, बच्चा है ये वो। अच्छा, बच्चा गया, उसके बाद वो बैठ के अपना सर पकड़ के रोना शुरू हो गई। मैंने कहा रो क्यों रही हो? कहती सुबह तुम्हें पता है मेरे हस्बैंड ने ये किया, वो किया, ऐसे किया। मैंने कहा हाँ जान, लेकिन वो तो हस्बैंड ने किया था, उसका सारा मलबा हम बच्चे पे क्यों निकाल रहे हैं, और बच्चे बेचारे क्या करें। सो वही वाली चीज़ें ना कि व्यूअर्स, बच्चों पे स्क्रीम करना, उन पे शाउट करना, किसी और चीज़ का गुस्सा उन पे निकालना, मुझे पता है बच्चे सबसे आसान टारगेट होते हैं क्योंकि वो इर्द गिर्द होते हैं, गुस्सा चढ़ा होता है, हम उन पे निकाल देते हैं। लेकिन व्यूअर्स, उनकी नफ्सियात पे और उन पे इमोशनली जो असर पड़ता है उसका भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। मुझे याद है मैं जब छोटी थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की डिवोर्स हुई भी थी और जिस दौरान उनकी सेपरेशन भी थी, तो बहुत लड़ते थे, चीखम दाड़म ये वो, उस वक्त नॉर्मल चीज़ थी। तो फ़ोन पे भी जब उनकी लड़ाइयाँ हो रही होती थी तो हम भी इर्द गिर्द होते थे, तो हमें आवाज़ें आ रही होती थी, बहुत अनप्लेजेंट होता था। एंड आई रिमेंबर कि बचपन में मैं भी इस चीज़ से बड़ी डिस्टर्ब होती थी। और आज भी जब कभी फैसल कभी ऊंची आवाज़ में बात करे या मैं ऊंची आवाज़ में बात करूँ, तो मुझे वो सारी चीज़ ना दिमाग में रिपीट हो रही होती है। तो व्यूअर्स, हमें ख्याल करना चाहिए। हमने अपने बच्चों के अगर फ्यूचर को सिक्योर करना है तो उसको सिक्योर करने का बेहतरीन तरीका ये है कि उनकी अच्छी जहनी नशोनुमा करें, उनकी अच्छी तरबियत करें और उनके सामने हम अच्छे रोल मॉडल्स बने। देखें, हम अच्छे रोल मॉडल्स होंगे तो बच्चे हमें ही फॉलो करेंगे। 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। शेफ़ माहम तनवीर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, आज के टॉपिक पे कुछ कहना चाहोगे आप? यस, तो चीज़ें ऐड करनी है मुझे इसके अंदर कि स्पेशली बच्चों को, जैसे आपने भी कहा कि सबके सामने तो एटलीस्ट बिल्कुल भी ना कुछ कहें, वो इतना अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो एक कंपेयर करते हैं कि उसके मेरी फ्रेंड के मामा तो इस तरह नहीं करती, वो तो आपस में इतने फ्रैंक है, इतने इस तरह के हैं, तो वो फिर उसी को सोचते 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 और जो फर्दर एक्टिविटी है उसमें, क्योंकि वो सारे जो अच्छे काम आप अपने बच्चों के लिए कर देते हो वो गर्क हो जाते हैं। एग्जैक्टली। देखिए, बच्चे को डांटना, उसको रेप्रिमांड करना, अकेले में उसको समझाना, ये तो माँ बाप का फ़र्ज़ है और उन्होंने समझाना ही होता है। प्यार से समझा लें, बेस्ट है। मार, अगेन मैंने आपको कहा है कि कानूनी तौर पे भी गलत है, और गवर्नमेंट ने भी एक अरसा पहले ये स्लोगन स्टेट ने शुरू किया था कि मार नहीं प्यार। सो द पॉइंट इज़, चाहे स्कूल्स हों, घर हों, हाथ उठाने पे बात पहुंचती ही तब है माहम जब आप अपने बच्चों की प्रॉपर तरबियत नहीं करते, उनको ग्रूम नहीं करते, उनको गाइड नहीं करते हैं। बुरे से बुरे, बैडली बिहेव्ड बच्चे की आप ग्रूमिंग बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उनको स्पोर्ट्स में डालें, थोड़ा सा उन साथ गुफ्तगू करें। अब मेरा बेटा 17 साल का है मैम, बड़ी जगह पे वो मुझे पागल करता है, डांट भी उसको पिटती है, लेकिन इस चीज़ के बारे में बहुत कॉन्शियस होने की कोशिश करती हूँ कि लोगों के सामने ना बोलूँ। एग्जैक्टली। अपने पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने एक्सपीरियंस से अपने बच्चों को गाइड करें ताकि वो खुद एक्सपीरियंस करके बिल्कुल भी ना सीखें कुछ। बिल्कुल। अच्छा, रेसिपी क्या बना? आज हम बना रहे हैं चिकन पुलाव। चिकन टिक्का पुलाव। ओके। यस, चिकन टिक्का पुलाव के लिए चाहिए चिकन टिक्का के लिए मुर्गी का गोश्त 1 किलो, चिली पाउडर 2 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 2 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, नींबू का रस 1/4 कप, दही 4 खाने का चम्मच, फूड कलर 1 चुटकी, चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, तेल आधा कप, कोयला 1 अदद। पुलाव के लिए चावल आधा किलो, तेल आधा कप, प्याज 1 कप, काला ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, हरी मिर्च 6 अदद, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच,
तेज़ पत्ता 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, बादियान, दालचीनी 1 अदद, काली मिर्च 4 से 5 अदद, छोटी इलायची 2 से 3 अदद, नमक आधा चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 3 अदद, स्वीट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, चिकन क्यूब 1 अदद, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद। सबसे पहले हमने चिकन टिक्का के जो पीस हैं उनको अच्छे से वॉश करके उनको कट कर लेना है स्लाइटली सा, और देन हमने एक खुले पतीले के अंदर इसमें हमने चावल बनाने हैं। उसके अंदर हाफ़ कप ऑयल डालकर उसमें हमने प्याज को सौटे करना है। प्याज को सौटे करने के बाद उसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करके साथ ही हमने अपने चिकन टिक्का के जो पीस हैं उनको ऐड करके सारी सीजनिंग ऐड करनी है विद द दही। उसके बाद हमने उसको 90% जो है डन कर लेना है पानी डाल के। वो जिस तरह यखनी निकलती है उसी तरह सेम वो यखनी निकल आएगी। उसके बाद हमने उसी में नमक ऐड करके चावल ऐड कर देने हैं। पानी के अंदर से जो है वो हमने टेस्ट करना है नमक, और देन हमने जो अपना चिकन है उसको 90% डन करके उसको निकाल लेना है। उसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। उसके बाद हमने इसका पेस्ट बनाना है चिकन टिक्का का। वो उसमें चिकन टिक्का के लिए उसमें हम लेंगे दही, नमक, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला पाउडर, फूड कलर थोड़ा सा ऐड करेंगे। दैन हम उसमें अच्छे से उसको स्प्रेड कर देंगे, चिकन को मसाज करेंगे। दैन एक अलग पैन के अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन कलर दे के कोयले का धुआं देंगे। उसको कोयले का धुआं देने के बाद हम सेम वही जो हमारे पीसेस हैं उसको चावलों के ऊपर डाल के 5 मिनट दम दे के रेडी है। इसको भी हम सर्व कर देंगे पुदीने के रायते के साथ। पुदीने के रायते के साथ, और एक सैलेड भी आज साथ सर्व कर लें तो व्यूअर्स दैट वुड बी अमेजिंग। और वही वाली बात है ना कि ये अब जैसे चिकन टिक्का बिरयानी बनाई जा रही है, राइट, या चिकन टिक्का पुलाव बनाया जा रहा है, तो व्यूअर्स जब आप इस किस्म की चीज़ बनाते हैं तो स्पेशली जो ज़रा हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं या जो चावल रोटी अवॉइड कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा डाइट का ऑप्शन भी आ जाता है घर वालों के लिए जो है। और आप चिकन को बेशक ना फ्राई करें, आप उसको, अगर आपके पास कोयले हैं और अंगीठी का सिस्टम है तो बेस्ट है कि आप उसी के ऊपर उसको बारबेक्यू कर लें और उसके बाद फिर उसको ऊपर डाल के सर्व कर दें। ऊपर से आपने अच्छी तरीके से उसको गार्निश किया एंड इट लुक ग्रेट, और डाइट वाला एलिमेंट भी कवर हो जाता है, साथ में सैलेड और रायता हो तो एक कंप्लीट मील आपको मिल जाती है। और लंच पे ये एक बड़ा बेहतरीन ऑप्शन होता है। और जस्ट टिक्कास अगर आप शाम को बना लेते हैं विद सैलेड विदाउट द चावल तो आपकी रात का, क्योंकि हम हमेशा आपको एक ही बात कहते हैं कि रात मतलब 4 बजे के बाद अगर रोटी चावल को अवॉइड किया जाए तो उससे अगर आप अपने वेट को कंट्रोल में लाना चाहते हैं तो बड़ा उससे फ़र्क पड़ता है। और रात को सोने से 3 घंटे पहले अपनी आखिरी मील खा लें, उसके बाद कुछ ना खाएं। ये छोटी सी टिप्स होती हैं, आप ट्राई करें, हमें भी बताइएगा। फिर जब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डैंड्रफ का इशू और जुओं का इशू, लाइस का इशू। जुएँ आखिर होती क्या हैं, क्यों पड़ती हैं, क्योंकि बहुत से मिथ्स हैं कि गीले बालों को बंद कर लो तो जुएँ पड़ जाती हैं, बरसात में वैसी जुएँ पड़ जाती हैं। तो जुएँ, लाइस एंड उसके साथ साथ डैंड्रफ, बच्चों के स्कूल रीस्टार्ट हो गए हैं, हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड भी हमें एक शो करना चाहिए ताकि पेरेंट्स जो हैं उनको कुछ गाइडेंस मिल जाए और हमें भी। तो ब्रेक के बाद मिलेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ डॉक्टर ईमा शाहीन हैं। आप कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, ईमा का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये बताएं ना। ये शायद वो क्वेश्चन है जो मेरे से राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब मैं स्कूल के इंटरव्यू के लिए गई थी और अब तक सबसे फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। It's a beautiful name, so इसका मतलब बेसिकली है गिफ्ट, और गिफ्ट जो है माय मदर नेम्ड मी लाइक एज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। अच्छा, तो बिल्कुल दैट इज हाउ इट इज। मैंने कहा मैं पूछ लूँ ना, ये हमारे व्यूअर्स भी अब कह रहे होंगे, अब इतने लोग आपको देख रहे हैं तो हमने कहा ये भी क्लियर कर लें। तो डॉक्टर गिफ्ट हमारे साथ है। तो ये बताइए कि डैंड्रफ, आज 2 चीज़ों पे बात करनी है, क्योंकि देखिए जब स्कूल शुरू होता है माँ बाप 2 चीज़ों से बड़े तंग होते हैं बच्चों के बालों से रिलेटेड। एक डैंड्रफ का इशू, और उससे भी ज़्यादा बढ़ के जुएँ। बच्चे जैसे स्कूल गोइंग एज पे पहुंचते हैं तो जुओं का इशू शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले मैं डैंड्रफ की बात करना चाहूँगी, जो बच्चे बड़ों सबका इशू है। खुश्की, डैंड्रफ, ये है क्या? इसको मैं पहले आपको ऑब्वियसली फ्रॉम डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि डॉक्टर क्या समझते हैं, क्योंकि आप जैसे जाते हैं पब्लिक में
तो जो भी सर में थोड़ी बहुत स्केलिंग हो गई है, कोई वाइट वाइट पाउडर टाइप नज़र आना शुरू हो गया है उसको, या कोई किसी टाइप के भी स्केल्स हैं, हम उसको डैंड्रफ कहते हैं। अब इसके लिए अगर तो थोड़ा बहुत मसला है, स्पेशली बच्चों की जैसे आपने बात की, तो ज़्यादातर ये है कि ये स्किन जैसे ड्राई होती है, आप देखते हैं सर्दियों के मौसम में या कोई आपने डिटर्जेंट यूज़ कर लिया है, स्किन ड्राई हो जाती है तो थोड़ी सी वो रफ़ और फ्लेकी हो जाती है। जैसे हमारी बाकी जिल्द है उसी तरह हमारी सर की जिल्द भी है। तो जब वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो उसमें स्केल्स बनते हैं। अब बाकी बॉडी पे तो क्योंकि इस तरह बाल नहीं होते तो वो स्केल आपको इतने प्रोमिनेंटली नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जब आपकी सर की स्किन ड्राई होती है तो वो बालों की वजह से वो वहाँ पे रुक जाते हैं, रिटेन हो जाते हैं, और कई दफ़ा वो बालों के अंदर आपको वाइट बालों में नज़र आते हैं, और फिर जिनकी ज़्यादा हो उनके तो फिर कंधों पे, शोल्डर्स वगैरह पे भी नज़र आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और बच्चों में ख़ास तौर से बात यह है कि जिनकी ड्राई स्किन है, जिसको हम कई दफ़ा एटोपी कहते हैं, कि वो उनकी मौरूसी तौर पे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो आपको ये मसला देखने में आता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं वाज़ेह करना चाहूँगी कि सब डैंड्रफ एक चीज़ नहीं है। कई डर्मेटोलॉजिकल यानी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं जो स्केलिंग के साथ आते हैं। उसमें जो कॉमनेस्ट है उसको हम सेबरिक डर्मेटाइटिस या सेबोरिया कहते हैं। अब यहाँ पे जो लोग ज़्यादा सर्च वगैरह करते हैं उन्होंने शायद सुना और देखा हो कि ड्राई डैंड्रफ और वेट डैंड्रफ की बात होती है। एक ग्रीजी सी डैंड्रफ होती है और दूसरी बिल्कुल वाइट पाउडर की तरह होती है। जो वाइट पाउडर की तरह होती है और आपको स्किन ग्रीजी नहीं फील होती और वाइट होती है, वो ड्राइनेस की वजह से है। जबकि जो डैंड्रफ आपको ग्रीजी फील होती है उसको हम कहते हैं सेबरिक डर्मेटाइटिस, और वो यूजुअली आपको बच्चों में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो आपके ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड हैं उससे ज़्यादा ऑयल सिक्रीट होता है, फिर वो फंगल इन्फेक्शन होता है, तो उससे कई दफ़ा इन्फ्लेमेशन या जिल्द की सुर्खी वगैरह भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बात इस तरह है कि ये जो सेबरिक डर्मेटाइटिस होता है या सेबेशियस ग्लैंड, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं वंस अ चाइल्ड ग्रोज अप, यानी एडोलेसेंस में जाके प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। इसलिए अगर छोटे बच्चों में है तो उसका चांस ना होने के बराबर है। अब जैसे आपने स्कूल्स में बात की, स्कूल में जाते हुए अब ये कि ड्राई है या वेट है, हर चीज़ के लिए एक वही टोटके तेल लगाया जा रहा है। ड्राई के लिए पहले बताएं। अच्छा, ड्राई के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हम अब ये कहेंगे कि अब ये व्यूअर्स छोटे बच्चों को जो यूजुअली होता है और जिसको हम ड्राई डैंड्रफ कहते हैं हम उसका बता रहे हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे ये जो डर्मेटाइटिस की बात करी है, क्योंकि मेरे अपने जानने वालों में किसी को ये इशू है और उन्होंने हर चीज़ ट्राई कर लिया, उनका मसला नहीं हल होता। अच्छा, अब इस तरह है कि ये जो ड्राई डैंड्रफ की बात जो स्कूल गोइंग बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि बिल्कुल अर्ली ऑन एज में सेबरिक डर्मेटाइटिस बिकॉज ऑफ मदर्स हार्मोन्स बच्चों में जो लेस देन 1 ईयर हैं आ जाता है। लेकिन उसके बाद जो चीज़ स्किन में स्केलिंग और रेडनेस है वो यूजुअली ड्राइनेस की वजह से है। अब इस तरह है कि हमें बच्चों को, आजकल का मौसम स्पेशली है ग्रीजी मौसम में, बच्चे बार बार नहाए जा रहे हैं, नहा रहे हैं तो उसमें शैम्पूज हो रहे हैं 1 2 3 4, फिर उसके बाद ये डैंड्रफ हो गई, हम ऑयलिंग करते हैं, ऑयलिंग करने के बाद बालों से तेल निकालने के लिए 4-4 दफ़ा शैम्पू हो रहा है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी शैम्पू है या आप हेड वॉश करने के लिए कोई भी सोप यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अ सोप, वो साबुन है और साबुन का काम है कि चिकनाई को उतारना। तो मैम ये बताएं कि अगर हम सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री शैम्पू यूज़ करते हैं तो वो ठीक नहीं है, जिसको ऑर्गेनिक शैम्पू कहते हैं? देखिए, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री ऑलमोस्ट हर शैम्पू के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। सल्फेट्स एंड पैराबेन्स का सबसे जो वर्स्ट चीज़ है वो ये कि बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई करती है, बहुत ज़्यादा ड्राई करती है। जो आपका वही सर्फेक्टेंट का इफेक्ट जो है, जैसे आप एक डिटर्जेंट से कोई ऑयल उतारते हैं वो उतना हार्ड, उतना हार्श साबुन नहीं है, लेकिन अगेन वो साबुन है और साबुन का काम ही ऑयल को उतारना है। और स्किन का जो कुदरत की तरफ से सिस्टम है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड इसीलिए बनाएं ताकि आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहे, वो ड्राई ना हो। तो जो आप उसका रिक्वायर्ड ऑयल है वो बार बार शैम्पू करके वो भी सारा निकाल देते हैं। तो मैम फिर सोल्यूशन क्या है? अब जैसे कि मेरे जैसा बंदा है एक्सरसाइज एवरीडे, और क्योंकि मेरे फाइन बाल हैं और आपके भी फाइन बाल है, तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि एक दफ़ा एक्सरसाइज करें तो इतनी स्वेटिंग होती है कि आपको बाल वॉश करने पड़ जाते हैं। देखिए, आप बाल वॉश ज़रूर करें, मैं बाल वॉश करने को बिल्कुल नहीं, लेकिन जो शैम्पूइंग की फ्रीक्वेंसी है आप उसको कम रखें। ये हमारा एक मिथ है कि जी बाल शैम्पू किए बगैर साफ़ नहीं होंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि स्वेटिंग हो गई है, स्वेटिंग के बाद यू कैन इजीली वॉश इट जस्ट विद प्लेन वाटर, पानी से बिल्कुल पानी, क्योंकि देखिए साफ तो करना है आपने, साफ करना है, लेकिन आप क्योंकि अब आप कहेंगे ना कि जो स्वेटिंग वाले बालों को अगर आप वैसे ही छोड़ देंगे तो वो फिर चिपके हुए और अजीब ग्रीसी से लगने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कि मैम कह रही है यानी कि पानी गुजार लें, आप टू ट्राई दैट, क्योंकि देखिए मैं डेली बाल वॉश कर रही हूँ जिसकी वजह से आप देख रही होंगे कि वो थोड़ी सी उसमें एक फ्रीजीनेस भी मेरे बालों में इस वक्त आई हुई है। मैं आज सुबह यही कह रही थी कि मेरे आज कुछ सारा कुछ ही ना आंखों में भी इशू हुआ है, बाल कुछ
बट मौसम ऐसा है ना, बिल्कुल आप ठीक हर कह रही बंदा हैं। तंग है। एक्चुअली पता है मैं ऑफ एयर क्यों नहीं होती जब मेरी इसके साथ, अब जैसे कि मेरी आईज में इशू आ रहा था, मैंने इसलिए आई हूँ ऑन एयर कि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि भाई नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इश्यूज व्यूअर्स आते हैं। होता क्या है कि जो टीवी होस्ट होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, मीडिया के लोग होते हैं, डॉक्टर्स आप जैसे होते हैं, वो स्क्रीन पे नहीं उस दौरान आते, तो लोगों को लगता है कि ये हमारे साथ ही प्रॉब्लम है। व्यूअर्स, हर बंदा आजकल स्ट्रगल कर रहा है किसी न किसी इशू से। मेरी दोस्त के दोनों बच्चों में आई इन्फेक्शन हुई हुई है। ओके, आप समझिए, ये भी आजकल का मौसम ऐसा है, बच्चों के साथ बाहर जाओ, उछलो कूदो खेलो, जरा सा कोई गंदी चीज आंख में लगी, एक सेकंड में आपकी आंख जो है फ्लेयर अप हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया इतना सा जाने की देर होती असल है। में बात ये कि जो मौसम ह्यूमिडिटी है दैट एनकरेजेस लाइफ, but it discourages our life ना। बैक्टीरिया इज आल्सो अ काइंड ऑफ लाइफ। तो इस हॉट ह्यूमिड वेदर में वो ज्यादा ग्रो करते हैं, जब वो ज्यादा ग्रो करते हैं देन यू टेंड टू गेट दैट इन्फेक्शन मोर। वही फिर बाल भी तो गिरते हैं ना उसके साथ। बाल भी गिरते हैं। वो बालों की गिरने की वजह ये है कि उसमें कई कंपाउंडिंग फैक्टर, इसको मैं कहूँगी कि मौसम में हल्की ग्रीजीनेस आ गई, हम बार बार शैम्पू करके वो ग्रीजीनेस निकालने की कोशिश करते हैं, उससे बाल ये फ्रिजी होने का रीज़न सबसे बड़ा यही है कि जो हमारे नेचुरल ऑयल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वॉश होके, अगर आप कपड़े को भी धो दें तो जैसे वो सख्त हो जाता है, उसी तरह आपके बाल का टेक्सचर भी ख़राब हो जाता है। आपकी इजाज़त से एक बात मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा मैम, कि जो शैम्पूज़ भी आजकल डैंड्रफ वाले आते हैं, उस वक्त धोने के बाद 2, 4, 5 घंटे तो आपका डैंड्रफ नहीं आता, लेकिन उसके बाद ऐसा भरमार आता है डैंड्रफ का आपको फिर बाल धोने पड़ जाते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि जो आपके टॉप टिपिकल जो वो जो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज मार्केट में मिलते हैं, मैं अब ऑर्गेनिक की नहीं बात करी, मैं नॉन ऑर्गेनिक की बात करी, उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आप फिर उनको ना यूज़ करें तो आपका और भी ज़्यादा डैंड्रफ बिगड़ जाता है। तो मेरे ख्याल से वही होता है ना, वो ड्राइनेस हटा देते हैं उस वक्त जो फ्लेक्स होते हैं, मगर स्कैल्प फिर भी ड्राई कर देते हैं, कुछ घंटों के बाद फिर वही फ्लेकीनेस शुरू हो जाती है। देखिए इस तरह मैं अब यही पे आपको बात ये बता रही हूँ कि ये आइडेंटिफाई करना कि आपका टाइप ऑफ डैंड्रफ कौन सा है। अगर तो जस्ट ड्राइनेस है तो ये कि डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉशिंग, उसके बाद ये कि आपने तेल लगाने के बाद अगर 4 दफ़ा शैम्पू करना है तो उस तेल को लगाने का कोई फायदा वो नहीं तेल है। लगाएं जो जल्दी बालों से निकल जाता है, जैसे कि देसी घी 1 वॉश से मैक्सिमम 2 वॉशेस से निकल जाता है, बट ऑनेस्टली व्यूअर्स अगर अच्छे तरीके से एक दफ़ा शैम्पू करें तो वो निकल जाता है। कोकोनट ऑयल भी लाइट होता है, बाकी बहुत से ऐसे ऑयल्स हैं जो बहुत थिक होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जुगन मैं एक बात एम्फसाइज करना चाहूँगी कि हमारा जो सरसों का तेल निकलता ही नहीं है सिर से। मालिश का कॉन्सेप्ट है ना कि जी इस तरह मालिश करनी है और इसकी तासीर गर्म है और उसकी ठंडी है। बीइंग अ डॉक्टर हमारा ऐसा कोई डॉक, हमने ये ऑन एयर एक दफ़ा बात 2-3 दफ़ा ये की है कि जी रगड़ के बाल नहीं धोने, आपने सिर्फ ऐसे ऐसे करके रूट्स में लगाना है। बाय द वे पूरे लेंथ पे आपको ऑयल लगाने की जरूरत ही नहीं होती, और वो जो थोड़ा बहुत चाहिए होता है वो खुद ही लग डाउन जाता है, करके आ जाता है। जब आप चोपड़ देते हैं ना बालों को, जिस तरह आप रोटियों को चोपड़ते हैं, तो फिर वो बेड़ा गर्क ही होगा। तो अच्छा ये तो ड्राई का हो गया ना, इसके लिए कोई मेडिकेशन वगैरह नहीं चाहिए होती? इसके लिए मेडिकेशन अगर तो ये कि ड्राइनेस के साथ जो इन्फ्लेमेशन यानी रेडनेस वगैरह आनी शुरू हो गई बन रहे है हैं, तो दाने उसमें बन ये है रहे कि हैं। हम वही लाइट ऑलिव ऑयल के साथ स्टीरॉयड का जो वेरी लो पोटेंसी स्टीरॉयड होता है उसका कॉम्बिनेशन होता है, वो लगवा देते हैं, इट गेट्स बेटर। और फिर ये आपको रूटीन डे टू डे मेजर्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपकी स्किन की टेंडेंसी ड्राई होने की है वो तो रहेगी। अगर आप ये कहेंगे कि जी ये हम कभी भी कुछ भी ना करें और ये ठीक रहे, तो ऐसा नहीं होता, हर चीज़ मेंटेनेंस मांगती है। बाकी जो ग्रीजी डैंड्रफ की बात हो गई या सेबरिक डर्मेटाइटिस की, वो ये है कि ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा होती है, उस पर फंगल इन्फेक्शन जो मेलासीजिया कहते हैं उस फंगस को, वो फंगस नॉर्मली भी स्किन पे होती है पर उसकी ग्रोथ इस तरह के एनवायरनमेंट में जहाँ ग्रीजीनेस ज़्यादा हो बढ़ जाती है। जब वो बढ़ जाती है तो वो अगेन एक फंगस है जो एक एबनॉर्मल चीज़ है, उससे सुर्खी होना, रेड होना, येलो स्केल्स बनना जो लोगों को काफ़ी बॉदर कर रहा होता है, वो आईब्रोज में भी आता है, कानों के पीछे भी आता है। अब उसमें यह है कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं हम अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम, यानी कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखिए कानों के पीछे हो जाता है, नाक के साइडों पे जख्म बनने शुरू हो जाते हैं, फोरहेड पे दाने भर जाते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि ये ऑयली होना जो है, ये एक्नी और सेबरिक डर्मेटाइटिस कई दफ़ा ये दोनों इनका एक कॉमन जो हम कहते हैं इटोलॉजिकल फैक्टर यानी कॉज जो है ज़्यादा ऑयलीनेस है। अब उसमें इस तरह के अगर थोड़ा बहुत है तो जस्ट लगाने की दवाई, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम कोई लगाने की दवाई देंगे। लेकिन अगर फंगस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो अब जैसे आपने शैम्पूज़ की बात की, अब ये ऑर्गेनिक का ये आम रूटीन में वर्ड यूज़ हो रहा है, लेकिन हमारे अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि ऑर्गेनिक चीज़ क्या है। अगर आप ये कह रहे हैं कि जी वो केमिकल कंपाउंड जो है उसके अंदर कोई नहीं है, वो तो होता है, चाहे वो नेचुरली अकरिंग हो चाहे आप उसको सिंथेटिकली बनाएं। अब फंगस को ट्रीट करने के लिए या सेबरिक डर्मेटाइटिस को ट्रीट करने के लिए एंटी फंगल शैम्पूज जो होते हैं उसमें आम तौर पे जो कंपाउंड यूज़ होते हैं उसको हम ZPTO कहते हैं,
जिंक पायरेथेनॉन एंड सेलेनियम सल्फाइड, ये मोस्ट कॉमनली यूज एंटी फंगल्स हैं। ये वो मेलेसीजिया की जो ग्रोथ है, ऑयल भी तो यूजफुल होता है। लेकिन टी ट्री ऑयल जो दैट हैज नो प्रूवन बेनिफिट। ठीक है, लाइक ये मैं तो वो बात करूंगी जो क्लिनिकली प्रूवन इन मेडिकल रिसर्च है। मतलब अगर आप हिट एंड ट्राई पे चलना चाहते हैं, वो जी एक चीज़ काम कर रही है वो नहीं कर रही, तो यू कैन ऑलवेज ट्राई दैट, बट एट टाइम्स जो टी ट्री ऑयल होता है उससे बड़े सिवियर सीडी के या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के रिएक्शंस भी आते हैं। अच्छा, तो इफ एट ऑल यू आर यूजिंग इट और उससे फ़ायदा हो रहा है, यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन, यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। लेकिन उसमें बात यह है कि अगर ये फंगस सिर्फ आप लगाने वाले शैम्पू से बेहतर हो जाती है, वो भी अगेन आपको उसको ट्वाइस अ वीक से ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप करेंगे वो फिर आपको केमिकल एक्सपोजर एक्स्ट्रा हो रहा है। फिर जब आपने लगाना है तो क्योंकि उसमें दवाई है, उसको 10 मिनट के लिए छोड़ना है। उसको एटलीस्ट मैं जैसे अपने पेशेंट्स को गाइड करती हूँ वो ये कि आप लगाएं, नहाना अपना शावर जब स्टार्ट करते हैं पानी डालें, पहले शैम्पू लगा लें एंड देन डू द रेस्ट, कि आपने सोप लगाना है या आपने जो भी करना है वो सारा करके, और एंड में जाके जब आपका सारा काम हो गया तब एक दफ़ा आप शैम्पू को वॉश कर दें, और दैट टू ट्वाइस अ वीक इज़ इनफ। मैं बार बार ये बात कर रही हूँ। उसके साथ कई दफ़ा होता है क्योंकि एक केमिकल है, देन जो हेयर मास्क और कंडीशनर वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं जब आपने वो किया, वो रूटीन में भी लोग यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा ड्राई करेगा। कई शैम्पूज़ ऐसे हैं जिनमें ऑलरेडी कंडीशनर इंक्लूडेड है, लेकिन वहाँ मैं थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करूँगी कि शैम्पू ऑलवेज, जैसे आपने भी बात की, वो रूट्स में लगाना चाहिए, क्योंकि आप बालों पर लगाएंगे वो एक्स्ट्रा ड्राई हो जाएंगे। और कंडीशनर लेंथ एंड एंड्स पे लगना है, बिल्कुल उसका जड़ों में कोई काम ही नहीं है, क्योंकि वो फिर आपकी वो वहाँ पे roots रिटेन को हो oily जाता कर है, देता है। वो हाँ। वहाँ पे रिटेन हो जाता है, वो रह जाता है, और कंडीशनर स्पेशली निकलता जिन नहीं लोगों है। को कॉन्टैक्ट जिनको ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस का इशू स्कैल्प पे होता है, उनको तो वैसे ही नहीं कंडीशनर वाला लगाना चाहिए, वो और इनकरेज करते हैं उसकी ग्रोथ वो को। बेसिकली ये आप ये देखें कि आपकी रूट भी बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, जो पूरा फ्लेयर आना चाहिए वो भी नहीं आएगा। और उसके बाद ये कि वो डिपॉजिट वो रहेगा वहाँ पे, वो बालों से निकलता नहीं है, तो वो फिर आपके जिस तरह एक ओक्लूजन का इफेक्ट या जैसे जल्द पे कोई आपने ऑयल वगैरह वो आपको रहेगा। उसके बाद ये अगर इससे ज़्यादा सवेयर हो तो कई दफ़ा हम खाने की दवाइयाँ भी इस्तेमाल करने को देते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि सीरम्स भी होते हैं जो दिए जाते हैं लगाने के लिए। देखिए सीरम्स की बात ये है कि अगेन वो ये कि जैसे आप बॉडी पे मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं, सिमिलरली स्कैल्प पे आप जिस तरह बॉडी पे मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं कि आपने वॉश किया है और ऑलमोस्ट जो भी थोड़ा सा कॉन्शियस बंदा है उसको फिक्र होती है कि मैंने मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। स्पेशली ड्राई वेदर में तो बहुत ज़्यादा होती है, बट अदरवाइज भी जिनकी ड्राई स्किन है मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाते हैं। हम रिकमेंड भी करते हैं कि थोड़ी सी जो आपकी टावल ड्राइड स्किन है, हल्की सी डैम्प आप उसके ऊपर ही लगाएं ताकि मॉइस्चर रिटेन हो। सही। सिमिलरली सर की जल्द भी वो जल्द है, लेकिन उस तरह जो है आपको ये सीरम्स की फॉर्म में हम वो मॉइस्चर जो हमने वो धो के निकाल दिया है या एक वॉश से भी वॉश करके आपने जो अनवांटेड ग्रेज निकाल दिया, उसको थोड़ा सा रिप्लेस करने के लिए दोज टू आर ऑयल, जिसमें आप जैसे कह रही हैं एसेंशियल ऑयल्स, और उसके अलावा जो है ये आपके आम जो ऑयल होते हैं बड़ा रिफाइंड ऑलिव ऑयल टाइप की चीज़ के स्मेल ना आए, ग्रीजी ना हो, वही चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। बट बात यह है कि देखिए जो आपने ऑयली वाले डैंड्रफ की बात करी है, वो व्यूअर्स प्रॉपर डॉक्टर से जाके इलाज कराएं, ये घर के टोटकों से नहीं होता। ड्राई डैंड्रफ की हद तक तो चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं घर के लेवल के ऊपर ही, जैसे कि आप भी बता रही थी कि थोड़ा सा शैम्पूइंग को कम करें, कोशिश करें पैराबेन सल्फेट फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा इन चीज़ों को करें। बट जो अब वेट वाला डैंड्रफ है जिसमें तेल वाले स्केल्स उतर रहे होते हैं बाकायदा, और वो अक्सर पीले रंग का होता है जी, तो वो उस पर आपको फिर प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट, अक्सर लोग कहते हैं डैंड्रफ के लिए कहाँ जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं जो स्किन के एक्सपर्ट हैं, वो आपको गाइड करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब जुओं का प्लीज़ बता दें एज अ फाइनल थिंग। एज अ पेरेंट मैं भी बड़ी परेशान होती हूँ, क्योंकि बात ये कि बच्चे बिल्कुल ठीक स्कूल जाते, फिर एक दिन पता चलता है कि बच्चों को जुएँ हो गई, फिर सारे घर के फिर जुओं के शैम्पू तो ये, तो जुएँ क्यों पड़ती हैं? अच्छा इस तरह और क्या ये आपका एरिया, ये किसका एरिया, किससे बात करें, पार्लर वाले से बात करें, डॉक्टर से बात करें, किससे बात करें? देखें ये सबसे बड़ा डायलेमा है कि लोग समझते ही नहीं है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और वो अपनी मिथ्स लेके बल्कि वो चलते जाते हैं, और डॉक्टर को भी कन्विंस करने के लिए फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत टाइम लगता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जुओं के साथ स्टिग्मा अटैच्ड है कि जी ये बहुत कोई गंदी बात है और आपने शायद सर नहीं धोया। प्लीज़ आपके इस फोरम से बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को भी जुएँ डल सकती हैं। जैसे आपको नज़ला ज़ुकाम हो सकता है या कोई और किसी किस्म की इन्फेक्शन लग सकती है, वो उसी तरह जूं भी आपको लग सकती है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये, क्योंकि लोग कई दफ़ा समझते नहीं है, एक बहुत छोटा सा कीड़ा होता है, जैसे आप जिन लोगों को हुई होगी, बड़ी कॉमन चीज़ है, अगर हर किसी ने ही देखी होगी,
वो बहुत छोटा सा एक कीड़ा होता है जो ज़रा भी आपका सर के साथ सर का कांटेक्ट हुआ है, बच्चे आपस में स्कूल में मिलके खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, साथ डेस्क पे बैठे हुए हैं, तो वो आपके बालों में चली गई तो वहाँ जाएगी, वहाँ पे वो अंडे देगी, उससे और ज़्यादा जुएँ बनेंगी और वो पूरे सर में आ जाएंगी। अब बात यह है कि कई लोगों का ख्याल है कि सर ना धोने से जुएँ होती हैं, या क्रॉनिक जुओं का मसला अगर चल रहा है तो उसके साथ मसला ये है कि जी आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है जी, इसके ब्लड टेस्ट करा लें या इसकी स्किन का कोई टेस्ट करा लें, इसको बार बार जुएँ क्योंकि वो इस तरह निकाल के ना वो टिक करके टिच करके उनको मारते थे। बिल्कुल ऐसा होता है। पर मैं वही सोचूं कि जहाँ पे कीड़े की इन्फेस्टेशन होती है, आप एक एक कीड़ा पकड़ के तो ऐसे नहीं मारते ना। मुझे वैसे ही मेरे दिमाग में ये बचपन में भी एक बार मुझे याद है, मैंने मामा से पूछा, मैंने कहा मामा आप लोग जुएं तो निकाल देते हैं, लेकिन जिस तरह कोई कीड़ा वगैरह होता है तो नॉर्मली स्प्रे करते हैं या उस वक्त फ्लिट किया करते थे, तो मैंने कहा ये क्या एक एक करके आप लोग निकालते हैं? उसका जवाब नहीं था मामा के पास। देखिए बात ये है कि दैट इज़ अ वेरी टीडियस प्रोसेस, वो इतनी मेहनत आप पे कर रही थी, पतली कंघियां गुजारो, फिर उसे वो टिक टिक करके उसको मारो। मामा तौबा करे, वो तो खड़ी होकर देख रही थी, कराओ किसी और से रही थी, मामा नहीं इन मामलात में पड़ती। लेकिन अगेन बचपन में, और बचपन में क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा उछल कूद, फ्रेंड्स, ये वो आसपास के बच्चों के साथ भी खेलना, मुझे अक्सर जुएं पड़ जाती थी। एंड आई जस्ट रिमेंबर, पता नहीं वो कोई दवाई होती थी, वो सर में लगाते थे, फिर धूप में बिठा देते थे, फिर उसके बाद कंघियाँ भी फेरी जाती थी, फिर 3 दिन बाकायदा ये अमल डेली किया जाता था। तो इसका एक्चुअल कोई नॉर्मल हल नहीं है? देखिए असल में ये है कि ये जो ट्रीटमेंट्स है ना, इसको हम फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट्स में डिवाइड करते हैं। हाँ। अब मैं पहले बात करूँगी केमिकल ट्रीटमेंट की, बिकॉज वो इजी है, डॉक्टर वो प्रेस्क्राइब करते हैं। अब केमिकल ट्रीटमेंट ये है कि हमारा जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंपाउंड है उसको हम कहते हैं परमेथरिन और परमेथरिन 2% परमेथरिन जो है वो आपका रिकमेंडेड है जुओं के ट्रीटमेंट के लिए। उससे ज़्यादा जो है वो और हैं स्केबीज़ वगैरह उसके ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, बहरहाल 2% से कम नहीं होना चाहिए। अभी जो हम शैम्पूज़ यूज़ करते हैं वो उसमें भी वही परमेथरिन होती है। अब परमेथरिन का ये कि उसका एक्सपोजर टाइम, यानी अगर आपने किसी चीज़ को मारना भी है, जैसे आप कीड़ा मारने की बात कर रही हैं, तो आपको एक मिकदार में स्प्रे करना पड़ता है, कुछ देर तक उस पर स्प्रे रहे तभी वो मरेगा। तो परमेथरिन भी लगा के आपने कम से कम उसको आधे घंटे, मतलब बहुत देर धूप में भी बिठाने की ज़रूरत नहीं है, वो केमिकल खुद ही उसको किल कर देगा जो लाइस है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये, जैसे आपने 3 दिन की बात की, 3 दिन की बात ये है कि अब जैसे जुएँ होती हैं वो अंडे भी देती हैं। अब परमेथरिन से जुएँ तो मर जाएंगी, लेकिन उनके अंडे जो है वो ख़त्म नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है वो ये कि वो अंडे यूजुअली हैच करते हैं आफ्टर 7-8 डेज़, तो आपको उसको रिपीट करना पड़ता है। यानी कि आपने अभी जुओं की ट्रीटमेंट की, फिर आपने 1 हफ्ते बाद फिर की? जी बिल्कुल इसी तरह 2 दफ़ा करें। वो 2 दफ़ा मिनिमम आपने करनी है। अगर आप 2 दफ़ा, एक दफ़ा और करके उसको एक और अदर वीक के लिए जो आप उसको करना चाहते हैं कि आप उसको जो है दोबारा से अप्लाई करें, तो आप वो कर सकते हैं। अब उसके अलावा बात यह है कि आपने जब एक दफ़ा ये शैम्पूज़ लगा लिए हैं, तो शैम्पू लगाने के बाद जो है आपका ये होता है कि जी जुएँ दोबारा ना पड़ें। अब जुओं को दोबारा पड़ने से रोकने के लिए ये होता है कि आपने, हाँ जी, आपने जुओं को दोबारा पड़ने से रोकने के लिए ये कि अब ज़रा बच्चे अगर ट्रीट हो भी गई हैं, अब वो एक लिविंग थिंग है, आप कहीं भी बच्चे दोबारा जाएंगे, किसी और के सर में जुएँ हैं तो वो दोबारा से आ सकती हैं। स्कूल्स में अक्सर कॉमन होता है, या जिस तरह ये है कि कहीं, बट आपने जो ट्रीटमेंट बताई है वो फेली सिंपल है, दैट इज़ वेरी सिंपल। अब ये है कि मैं हाँ। हमेशा अपने पेशेंट्स को भी रिकमेंड करती हूँ कि जिन बच्चों को बार बार जुएँ पड़ रही हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो है एवरी वीकेंड एक दिन रख लें, वीक में एक दफ़ा उनको ये शैम्पू दोबारा आप अप्लाई करवा दें, और अप्लाई करवाने के बाद जो है आप उसको जो है वो जब अप्लाई करवा के सिमिलरली वॉश करा दें, तो ये आप अगर वीकली बेसिस पे ये करते रहेंगे तो वो जुएँ दोबारा नहीं पड़ेंगी। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। नाउ वी हैव टू गो टू अ ब्रेक रियली क्विकली, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है डॉक्टर शर्मीन यासीन ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस नैयर ज़िक्रिया ने, हमारी बहुत ही प्यारी आपा। जैसे कि आप जानते हैं डॉक्टर शर्मीन तो क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्थ एडवाइज़र हैं। नैयर ज़िक्रिया साहिबा जो हैं हमारे पीटीवी का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि साथ साथ हर्बलिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ब्यूटी एक्सपर्ट कहना गैर ज़रूरी लगता है क्योंकि सारे ही इनको पहचानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज हमने बात करनी है जॉइंट पेन, स्वेलिंग एंड पफी आइज़ की, लेकिन उससे पहले
आपा मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे जुओं की जी। अब क्योंकि स्कूल शुरू हो गए हैं या होने वाले हैं, मतलब सबका मामला स्टार्ट हो ही रहा है। हाँ जी। मेरे बच्चों का लास्ट वीक शुरू हो गया था, आज बहुत से बच्चे फर्स्ट डे था उनका स्कूल का। सो जुएं, हाँ जी, इसका क्या करें? कोई जी। हर्बल नेचुरल टोटके हैं, कोई ऐसा तरीका है जिससे जुएं पड़ी ना? बिल्कुल इस तरह से ही है जुगन। मोस्टली मैंने देखा है इस चीज़ को, मैं जो है वो मना भी करूँगी। मोस्टली माएँ क्या करती हैं, ये जो स्प्रे होता है ना मच्छर मार स्प्रे, वो कई दफ़ा ऑयल में डाल के वो बच्चों के लगा देती हैं, जो कि इंतहाई गलत है, इंतहाई ख़तरनाक मजाक है। ना करें प्लीज़, हाँ जी, प्लीज़ इस तरह से मत भाई। करें। मैंने एक स्टोरी तो सुनी थी कि वो जो जिससे हम फ्लिट नहीं करते थे, हाँ जी, मैं छोटी थी, हम बहुत छोटे थे एक ज़माने में, तो मुझे याद है कि स्कूल में बच्चों के सरों में जुएं पड़ी, तो एक बच्ची जो है वो स्कूल कोई मतलब हफ्ता 10 दिन नहीं आई है, तो मामा ने वैसे ही फ़ोन करके उसकी अम्मी से पूछा कि क्या हुआ है, तो कहती है भाई वो हमारी बच्ची की, मैंने कहा इसके सर में जुएं पड़ी हुई हैं, देखो तो घर में जो आया थी हाँ जी। उसने वो शैम्पू नहीं लगाया जो मैंने उसको लगाने के लिए कहा, उसने कहा कि भाई हम अपने घरों में यही करते हैं कि जी। तेल में ना वो फ्लिट मिक्स करके बालों में डाल देते हैं, वो मच्छर मार जाते हैं। वो बच्चों की वो बेटी, उसकी बेटी और उनका बेटा दोनों के सर पे जख्म बन गए, बिल्कुल ऐसे ही, जख्म बन के जल गया सर। बिल्कुल ऐसे। तो फिर 2 हफ्ते तक वो बच्चे, 1.5 आंखों हफ्ते, में 2 हफ्ते चले तक जाएं, हाँ। नज़र जानने का उसमें है, कोई बॉडी के ऊपर एलर्जी इस तरह से, तो काइंडली जो है वो इस तरह की रेमेडीज़, ये चीज़ें जो है वो मत करें आप। इसके लिए बहुत सिंपल रेमेडी है जुगन, बिल्कुल सेफ़ है। ये बच्चों को, चाहे 5 साल का भी बच्चा, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। नीम के पत्ते ड्राई करके इसका पाउडर बना के रख लें। वो वाला पाउडर आपने बच्चे को नहलाने लगे हैं, वो पाउडर 1 टेबलस्पून लें, दही लें, उसमें मिक्स करके आप रूट्स लेंथ हैंड पे लगा दें। आधे घंटे के लिए आप जो है वो शावर पहना दें, या कोई भी शावर कैप जो है वो पहना दें। वीक ये कर लें। हाँ जी, तो उसके बाद जो है वो सिंपल उसको पहले मसाज करके रेंस कर दें और उसके बाद हल्का सा शैम्पू करें। अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है वो जुएं पड़ेंगी नहीं, पड़ गई हैं ख़त्म हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे इसी का स्प्रे बना के रख लें। आप कोई भी जो है वो वाटर लेके आप उसके अंदर जो है वो नीम के पत्तों का पाउडर डाल दें। कोरतुम्मा एक हर्ब मिलती है पंसारियों से, उसका पाउडर जो है वो भी बेस्ट है। तो उसका जो स्प्रे है, बच्चों के जो है वो बाल आपने धो लिए हैं, खुश्क हो गए हैं, आप स्कूल जाने लगे हैं, पोनी वगैरह करने लगे हैं बच्चों की, आप वो वाला जो वाटर है वो स्प्रे कर दें। हाँ। कभी जूं पड़ेगी ही नहीं। चलो बहुत सिंपल, सेफ। मैंने कहा व्यूअर्स आपको एक हर्बल और वो वाला ऑप्शन भी दे दें कि आई नो कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम ऑर्गेनिक की तरफ ही रहना चाहते हैं, हाँ हर्बल जी। की तरफ रहना चाहते हैं, तो दोनों अल्टरनेटिव्स। अब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम अ हर्बल एंड एन आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू हम जानेंगे जोड़ों की दर्द, स्वेलिंग और जो आंखें सूजी हुई होती हैं, इन तीनों चीज़ों पे मैंने बात करनी है। लेकिन आप आपकी इजाज़त से पहले मेडिकली साहब एक बात पता है, जोड़ों की दर्द, स्वेलिंग और आंखें सूजी होना तीनों इंटरकनेक्टेड से हैं। आपके जिस्म में कहीं स्वेलिंग होती है तो आपकी आंखें सूजी हुई होती हैं। अगर आपके जोड़ों में दर्द होती है तो अक्सर आपका जिस्म फूला हुआ होता है और साथ में पूरे मुंह के ऊपर स्वेलिंग आई। बिल्कुल। ये होता क्यों है? बेसिकली हमारी जो वेन्स हैं, ये हर चीज़ जो भी है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाना, जब आपको तकलीफ़ होती है कहीं पे भी, तो वो ऑब्वियसली आपकी आंखों से भी वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती क्योंकि है। देखो गिट्टे गोडों में ना, बिल्कुल, बहुत especially तकलीफ होती knees है। में, हिप जॉइंट्स के अंदर, एल्बोज के अंदर, शोल्डर्स के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड में, नेक के अंदर, इन जगहों पे बड़ी लोगों ये को सारे pain। साइनोवियल जॉइंट्स हैं जिनके अंदर साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। बेसिकली होता ये कि मोस्टली हम देखते हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं या ऑस्टियोपोरोसिस के जो पेशेंट हैं, वो जब सुबह सो के उठते हैं तो उनके जो स्मॉल जॉइंट्स हैं, हाथों के हो गए, सबसे पहले जो इनिशियल स्टेज जो होती है वो हाथों से स्टार्ट होती है। जब आप सुबह सो के उठते हैं, आपके छोटे छोटे जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस फील होने लग जाती है, आपको बहुत अकड़ाहट फील होती और है। आप अगर ऐसे फिंगर्स को करें भी तो थोड़ी टक टक की आवाज़ें भी टक टक आती की हैं। आवाज़ें भी आती हैं, ठीक है। तो वो यही होता है कि आपके बोन्स जो है उसके अंदर जो मिनरल डेंसिटी है वो बहुत हद तक कम हो गई होती है। तो अब जिस तरह आपने बात की है कि हमारी आंखों से भी ज़ाहिर होने लग जाता है, हमारी आंखें जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेल होना शुरू हो जाती हैं। ऑब्वियसली पेन जब होती है, इससे आपको हेडेक भी हो सकता है, इससे आपको और बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्रिएट। जिस तरह आप समझ लें कि आपका एस्ट्रोजन लेवल जब आपका रिड्यूस होता है तो आपको स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। एक जब आप सोचते हैं इस चीज़ के बारे में, जब कंटिन्यूसली आप सोच रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली दिमाग के ऊपर भी उसका जो वो काफ़ी असर और होता है। स्पेशली खवातीन की जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाली होती है तो उससे बिल्कुल। पहले मेंटली भी इंसान थोड़ा डिस्टर्ब हुआ होता है। अगेन आपके क्योंकि हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं,
एंड देन उससे भी एक नेचुरल स्वेलिंग होती है। सो इस पे भी मैं बात करना चाहूँगी कि इन स्वेलिंग्स को हम मेडिकली कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आपके पास क्या ऑप्शंस है? हाँ जी बिल्कुल जुगन, गर्मी के अंदर आपको पता है गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग के साथ सारी हमारी बॉडी से नमकियात मिनरल जो है वो जा रहे होते हैं और हम उन्हें उस तरह से इनटेक नहीं कर रहे होते। जब बॉडी के अंदर आपका एसिड लेवल बढ़ जाता है, आपके सेल्स स्वेल कर जाते हैं या ब्लॉटेड हो जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो है वो आपने अपनी बॉडी को न्यूट्रलाइज करना है। आपकी बॉडी अगर एसिडिक है तो आपने अपनी बॉडी के पीएच को नॉर्मल करना है, बॉडी को न्यूट्रलाइज करना है। उसके लिए बहुत सिंपल है। एक तो जो है वो 1 से 1.5 लीटर पानी जो आपकी बॉडी को जो है वो हाइड्रेट रखता है, न्यूट्रलाइज करता है, और उसके बाद जो मिनरल्स आपकी बॉडी से या जो सॉल्ट जा रहे हैं आप ही देखिए पानी तो 8 से 10 गिलास, हाँ जी पानी तो 8 से 10 Must गिलास है। स्पेशली जो बंदा एक्सरसाइज और जिम वगैरह करता है, मैंने तो ये हर जगह पढ़ा है कि कम से कम उस बंदे को 1 लीटर ज्यादा पानी पीना चाहिए। क्योंकि बात ये कि आपकी स्वेटिंग से और कुछ नहीं तो 2 से 3 गिलास तो पानी निकल ही जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब बात ये कि अपना बुरा हाल करके उसके बाद फिर कोई ORS या कोई नमकियात वाली चीज़ लेने से क्या बेहतर नहीं है कि अपने आप को बैलेंस में ही रखें? बैलेंस में रखें। उसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है वो लेमन पानी है। हाँ, चीनी की शिकंजी ना बनाएं, आप जो है वो पिंक सॉल्ट डालें, नींबू डालें, पुदीने के पत्ते बना डालें। के पुदीने के पत्ते। तो आप खास कर जो बरसात का मौसम है, हर्ब्स का मौसम है, इसके अंदर अगर आप ये इनटेक करेंगे तो आपको ये जितने आपने प्रॉब्लम इश्यू की बात की है ये नहीं होगा। क्योंकि देखिए ना व्यूअर्स, अब सुबह आजकल जो मैं एक्सरसाइज कर, अब सर्दियों में जब करती हूँ तो इतनी स्वेटिंग नहीं होती, बट तब भी होती है। अब आज सुबह मैं कुछ 6 बजे सुबह वॉक पे निकली हूँ जी, तो नमाज वगैरह सारी कामों से बंदा फ्री होके, अच्छा मैं वॉक पे निकली हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती 10 मिनट के अंदर मेरे पूरे कपड़े भीग गए। बिल्कुल अब देखिए जो कपड़े भीगे हैं वो स्वेट से भीगे हैं जी। अब वो चले, मैंने 45 मिनट्स एक्सरसाइज की, अब मैं घर जब वापस आई हूँ वॉक शॉक करा के डॉग्स को ये वो, जब मैंने शावर लिया उसके बाद मैंने कोई 3-4 ग्लास पानी पिए क्योंकि मेरा मुंह इतना ड्राई हो रहा था। और मेरी देखिए ये इंडिकेशंस हैं जी, बिल्कुल इनको नहीं हमने इग्नोर कर। सबसे बड़ा रीजन तो जो स्वेलिंग का, डॉक्टर साहबा आप भी आई थिंक अग्री करेंगी, वो ये है कि हम अब पानी नहीं सही पीते। बिल्कुल ऐसा ही है, और फिर ब्लोटिंग हो जाती है क्योंकि स्वेलिंग में और ब्लोटिंग में फर्क है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपको बॉडी के अंदर स्वेलिंग होने लग जाती है, रेडनेस आपको बहुत ज़्यादा फील होने लग जाती है या आपको बहुत स्टिफनेस फील होने लग जाती है, तो पहली इसकी यही कंडीशन है कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो चुका है। तो आपकी जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो काफ़ी हद तक लो हो गई होती है और इसकी वजह से आपको अपना वाटर का जो मेंटेन बैलेंस करना वो भी बहुत हद तक ज़रूरी है कि आप अपना वाटर इंटेक जो है वो पूरा करें। अभी जिस तरह आपने बात की है कि लीटर 2 लीटर जिम वालों को भी एक्स्ट्रा पीना पड़ता है, और हर किसी की, हम अक्सर तब पानी पीते हैं जब हमें प्यास लग रही होती है, हालांकि हमें तब भी पानी पीना चाहिए जब हम लोग को भूख लग रही होती है। जब एक्स्ट्रा हमें भूख ज़्यादा लग रही होती है तो उस भूख को कम करने के लिए हमें पानी का इंटेक अपना ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। सही। अच्छा नहीं आपा, आइए हम कुछ 1-2 टिप्स अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं क्योंकि आई नो कि डॉक्टर साहब आपने भी करनी है, बट पहले हम नैयर आपा आपकी तरफ आते हैं। जी, हम क्या बनाना सिखा रहे हैं? हाँ जी, पहले जो है वो जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि जॉइंट्स पेन वगैरह, इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर हो जाती है, ब्लॉटिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए जो है एक सफूफ या चूरन जिसको आप कह लें, कहवा, हम इसका जो है वो बनाएंगे। बट देखिए उसके साथ साथ व्यूअर्स, अगेन जो आपा भी कहती हैं, जो मैं भी कहती हूँ कि जो आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट अगर कोई डॉक्टर से चल रही है उसको आपने कंटिन्यू करना है। ये नहीं करना, क्योंकि अक्सर हम ऐसे कहते हैं कि भाई डायबिटिक लोगों के लिए ये वाली चीज़ बड़ी अच्छी है, वो अपनी इंसुलिन या अपनी दवाइयाँ ही छोड़ देते हैं। प्लीज़ ये नहीं आपने करना। हम सपोर्ट साथ साथ इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं। और हाँ, अगर आपको अभी डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो शायद ये चीज़ें आपकी चीज़ों को ऑलरेडी कर्व कर लें। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं प्रॉब्लम हो चुकी है, डॉक्टर दवाइयाँ दे रहा है, तो उसके साथ साथ इन चीज़ों को लेकर चले, इंशाल्लाह आपको दोनों चीज़ों से एक बड़ा अच्छा सुकून आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इंशाल्लाह ताला। उसके लिए जो है वो जुगन, हम सबसे पहले जो है वो सौंफ लेंगे, ठीक है। ये ना इसकी तासीर ना गर्म है ना ठंडी है, इसको जो है वो कोई भी ले सकता है, ठीक है। मैं एक सेकंड इसको हाँ ड्राई कर लूँ क्योंकि ऑब्वियसली आपने ड्राई कंटेनर में डालना है जिसमें। हाँ जी, 1 टेबल स्पून जुगन मैं आपको देती हूँ, आप डाल। अच्छा मैं डालती जाती हूँ, आप मुझे बताती जाए। 1 टेबल स्पून हम लेंगे सौंफ। और देखिए मेजरिंग स्पून्स और कप्स बड़ी आसानी से और बड़े सस्ते आपको मिल जाते हैं मार्केट में। 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून साबुत इसबगोल। अच्छा, इसबगोल, हाँ जी। 1 टीस्पून इसके अंदर जो है वो हम लेंगे कलौंजी का। कलौंजी ज़्यादा नहीं लेनी, 1 टीस्पून बिल्कुल लेवल के अंदर कलौंजी, ठीक है आपा। 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर जो है वो हम लेंगे अजवाइन का, ठीक है। 1 टेबल स्पून इसमें हम लेंगे मेथी दाना।
मेथरे नहीं लेने जुगन, मोस्टली जो है वो मेथरे यूज़ कर रहे होते हैं जो अचार में डलते हैं। ये देखें, ये मेथी दाना है, ये बहुत बारीक जिस तरह से राई होती है ना, उस तरह से इसके बीज हैं। तो आपने मेथरे नहीं लेने, आपने मेथी दाना लेना है। और इसके अंदर जो है वो आप 10 से 15 जो है वो तकरीबन लौंग डाल दें। लौंग बहुत ज़्यादा नहीं आपने डालनी, ठीक है। अब इन्हें आप जो है वो ग्राइंड कर लें। अब देखिए, मुंह में भी जब स्वेलिंग होती है तो आपको क्या कहा जाता है कि आप 1 चम्मच वो एक लौंग जो है दांतों के बीच में रख लें। ये देखें जुगन ग्राइंड किया है इसको। इसके अंदर हल्दी के बगैर मेरा जो है ना कोई भी जो है ना चीज़ कंप्लीट नहीं होती। 1 चाय की चम्मच हम इसके अंदर, जब ये ग्राइंड हो जाए तो हम इसके अंदर हल्दी का पाउडर डाल देंगे। ठीक है, तो ये आपका वो ड्राई कॉम्बिनेशन है, इसको आपने ग्राइंड करके, हाँ जी, इसके अंदर आपने ये हाँ जी, हल्दी भी 1 टीस्पून लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि ये भी जो है वो थोड़ी सी तासीर में जो है वो गर्म होती है। अब लेना इसको कैसे? तो इसको आपने लेना इस तरह से है, गरम आप इस तरह से जो है वो पानी कर लें। गरम पानी करके इसके अंदर आप जो है वो तकरीबन आधी चाय की चम्मच, बहुत ज़्यादा ये सफूफ नहीं लेना आपने, आधी चाय की चम्मच आप इसको डाल दें। इसके अंदर जो है वो आप साथ थोड़ा सा हनी ऐड कर लें फ्लेवर के लिए, अगर डाल फ्लेवर के लिए। अदरवाइज़ मैं तो खैर ऐसे ही लेती हूँ, मैं कोई हनी वगैरह नहीं, क्योंकि खालिस नहीं है तो उस चीज़ का फिर फ़ायदा ही नहीं। अगर खालिस हनी है और आपको डायबिटिक वगैरह नहीं है तो आप इसके अंदर जो है वो 1/2 टीस्पून हनी का ऐड करें और आप इसको जो है वो सुबह के अंदर जो है वो निहार मुँह आप इसको ले सकती हैं। या अगर आपने खाना खाया हुआ है, रात में खाना खाए हुए घंटे 2 घंटे हो गए, तो रात को एज अ फैट बर्नर इसको आप नाइट के अंदर भी ले सकती हैं, क्योंकि ये आपकी ब्लॉटिंग को ख़त्म कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ने बहुत ज़बरदस्त है। नहीं आपा, काबिले, बहुत ही काबिले बर्दाश्त है, बिल्कुल। मतलब वो जो होता है ना कि वो कुछ ऐसे चीजें होती है जिनको आप जब सिप लेते हैं तो कहते हैं यार ये क्या, ये तो घलक से नहीं उतर रहा। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। बट आपा, जो मैं कावा सुबह उठ के पीती हूँ निहार मुँह से बेहतर है ये, बहुत बेहतर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और जो ब्लॉटिंग जिस तरह से जॉइंट्स जो है वो स्वेल हो जाते हैं, अभी बात कर रहे थे कड़कड़ की, इस तरह की, तो सुबह में भी लें इसको, रात में भी लें, 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। अच्छा आपा, नेक्स्ट की तरफ हम आएंगे। जी जी, ज़रा मैं ये कावा पकड़ लेती हूँ, आप आएँ ज़रा, हम बैठते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट यंग आर्टिस्ट हैं, मैं चाहूँगी कि हम उनको भी अपने सेट पे बुलाएं, शो का हिस्सा बनाएं। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं माशाल्लाह से। समीना परिजात हमें ज्वाइन करेंगी और हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। समीना परिजात ने हमें ब्रेक से पहले ज्वाइन किया था। समीना, बड़ा खूबसूरत सॉन्ग आपने सुनाया, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। खैर, आज हम जॉइंट्स पेन, स्वेलिंग वगैरह की बात कर रहे हैं, पफी आइज़ की, लेकिन ये बताओ कि आपकी ज़िंदगी में आजकल क्या हो रहा है? मेरी ज़िंदगी में सिंगिंग और जो है बिज़नेस, मेरा काम है गंदम और चावल का। अच्छा। तो वही मैंने ज़्यादातर करना होता है। और सिंगिंग में मैंने फर्स्ट सॉन्ग किया था तेरे नाल प्यार हो गया। हाँ। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना पब्लिसिटी मिली, जिसकी वजह से मेरा सिंगिंग का शौक़ आगे जो है मज़ीद बढ़ा और आज मैं आपके सामने हूँ। और सिंगिंग भी कर रही हो, बिजनेस भी कर रही हो। बिजनेस भी कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है इस जनरेशन की बात, व्यूअर्स के बहुत सी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। और व्यूअर्स, ये अच्छी बात है। एक वक्त था जब मना किया जाता था कि बस एक ही काम करो। दुनिया बदल गई है व्यूअर्स, मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम होना एक सेंसिबल चीज़ है। सो वेल डन बच्चे जी। अभी मज़ीद और क्या हो रहा है मैं उसके बारे में जानूंगी नेक्स्ट सॉन्ग्स वगैरह का। लेकिन अब आपकी तरफ डॉक्टर साहब आना चाहूँगी, आइए ज़रा कि हम बढ़ते हैं अपने आपके कॉर्नर की तरफ। अच्छा, आप मुख्तसर सी कुछ चीज़ें लेके आई हैं। जी, क्योंकि ये आप समझ लें कि बजट फ्रेंडली भी है और आपकी स्किन के लिए जो एक्सपेंसिव सीरम आप ख़रीदते हैं उसके निस्बत ये बहुत ज़्यादा आपको जो है वो फ़ायदेमंद भी रहेगा। सारी ऑर्गेनिक चीज़ें इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। और आप सीनियर हैं तो आप हमें गाइड भी कीजिएगा, कोई अगर ऊंच नीच, अगर आप इसमें कोई एडिशन कहती हैं या कोई और चीज़, क्योंकि ये वाला हमारा बच्चा टोटकों का बहुत शौकीन है और इसने मुझे भी 2-3 कच्चे दूध का जो टोटका बताया था, आई ट्राइड दैट, बड़ा फ़र्क पड़ता है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो काफ़ी एशियन टाइम से आप समझ लें कि ये चल रही हैं चीज़ें। हाँ, बट वही चीज़ है ना कि जो पुराने हमारे वक्तों की बड़ी अच्छी चीज़ें होती थी वो हमने छोड़ दी हैं, और वही चीज़ें नैयर आपा एक अरसे से रिवाइव करने की कोशिश कर रही हैं कि भाई जो पंसारी की दुकान में, अभी जिस तरह नैयर आपा की चीज़ें यहाँ पे सारी पड़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ें पंसार की दुकान पे मिलती हैं। पंसारी की दुकान से जब आपको ये ईजिली मिल जाती है तो क्या इशू है? एग्जैक्टली। अच्छा, और सस्ती तरीन वाकई में।
अब यहाँ पे मैं विटामिन सी के बारे में बात करूँगी कि जो आजकल बहुत ज़्यादा हमारे फिर दोबारा से आ गया है कि हम लोग जो है विटामिन सी अपनी स्किन पे लगाएं और हम इन चीज़ों को यूज़ करें। ये कंटेनर है जिसके अंदर मैं एंड में बनाऊँगी। इस तरह के कंटेनर्स बहुत से लोगों के पास होते हैं, वरना इस तरह के मिल जाते हैं आपको खाली कंटेनर्स भी, ये ड्रॉपर वाले। कोई ड्रॉपर वाला नहीं भी है तो दूसरा भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी शीशी, बट साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल ड्राई। हाइजीनिक चीज़ें बस आपने रखनी है हाँ और जी। सारी साफ रखनी है। अच्छा। ये कुछ विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं। विटामिन ई जो टोकोफिरोल कितने डालने हैं मैंने? ये 4 डालेंगे हम। 4 डालेंगे, ठीक है। और इसके साथ हम अच्छा, लोग ये- जो चीज़ डाल रहे हैं ना डॉक, वो भी बताती जाएं कि इसकी उसके। क्वांटिटी भी मैं आपको बताती हूँ। ये 4 हम डालेंगे विटामिन ई की ठीक है, कैप्सूल। 4 कैप्सूल डालेंगे, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके साथ ये जो रोज़ ऑयल है, हम लोगों ने रोज़ वाटर जो है वो हम लोग सब यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग देर से यूज़ कर रहे हैं कि हम अपने स्किन को हाइड्रेटेड रखें, फ्रेश रखें। लेकिन जो ये रोज़ ऑयल है ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आपको जो एंटी एजिंग है ये काम करता है और आपकी स्किन को जो है वो टाइटन रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो हम आज जो है इसके अंदर ये रोज़ ऑयल हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये आपको, जिन लोगों को हेडेक का बहुत ज़्यादा इशू होता है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, उनको शिकायत होती है कि हमें सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, उनके लिए भी रोज़ ऑयल और ऑरेंज ऑयल जो है ना वो बहुत बेहतरीन चीज़ है। और ये दूसरा मेरे पास ऑरेंज ऑयल है, ये हम इसके जो अंदर ऐड आपने करेंगे। मुझे डालने के लिए दे दिए ना, अच्छा ये देखिए ये हमने डाल दिया। अच्छा अब मैंने 4 हमने ऐड किए हैं। जी 4 डाल दिए। इसके बाद अब हम हाथों लोग पे भी डाल दिए सर, अच्छे तरीके से हाथों पे मल लें। सो गुड फॉर योर स्किन व्यूअर्स, इट्स सो गुड फॉर योर स्किन। इसको हम इसमें डालते हैं। ये ऐसे ड्रॉपर फॉर्म में मिल जाएगा आपको इजीली मार्केट से। और हम इसको ऐड करेंगे। डाल गया जी, इतनी क्वांटिटी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ऑरेंज ऑयल थोड़ा कम जाएगा और रोज़ ऑयल जो है वो थोड़ा ज़्यादा जाएगा। ठीक है, ये अभी हम मैं रोज़ ऑयल डाल रही हूँ इसके अंदर। ठीक है, ये हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक हो गया, मेरे एक ख्याल हो में गया। इसमें ना हम पहले कर लेते। अच्छा चलो ठीक है, फिर उसमें मुश्किल इसी हो में ही जाएगा। हाँ जा, ठीक है हाँ। ठीक है ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्या डालना है? ये था रोज़ ऑयल और अब हम डालेंगे विटामिन सी इसके अंदर, कितनी? जो कि ऑरेंज से मिलेगी आपको। वो भी ऑलमोस्ट इतनी ही क्वांटिटी, लेकिन थोड़ा सा रोज़ ऑयल से हमने कम डालना है, इसकी क्वांटिटी कम रखनी है। ठीक है, डन है। चले अच्छा उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या जाएगा? इसके अंदर अब हम लोगों ने वाटर ऐड करना है। ठीक है, रोज़ वाटर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये हमारी एक बहुत ही क्विक बेहतरीन, सी आप समझ लें कि रेमेडी है। कितना डालें? बस इनफ। इनफ, अच्छा ठीक ये भी हम थोड़ा सा ही बनाएंगे। है, सही। और इसको store वो कर लें। भी डालना है इसके अंदर नहीं कोई? नहीं, वो अच्छा ऑमलेट के लिए मैंने तैयार किया। अच्छा, ऑमलेट के लिए तैयार। ये लें जी व्यूअर्स, आपका सीरम रेडी हो गया। इसमें एलोवेरा भी डाल दें तो बिल्कुल आप स्प्रेडिंग डाल में सकते हेल्प हैं। कर देगा बिल्कुल। आपको। हाँ, लेकिन विटामिन ई और विटामिन सी ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको ऑरेंज ऑयल के अंदर मिल रही हैं। तो आपको जो विटामिन और जो आपने एलोवेरा से सारी चीज़ें लेनी है वो आपको ऑलरेडी इसके अंदर आपको अच्छा, मिल रही हैं। तो इसकी खुशबू देखें कितनी मज़े की है। ये आपको हेडेक आप आइए, यू हैव टू ट्राई दिस, द स्मेल, इट्स सच अ प्रिटी स्मेल। ये देखें, ये ट्राई करें, है ना। अब मुझे एक बात बताएं, कौन इस किस्म का सिरम हाथों, पाँव पे, फेस, नेक पे नहीं लगाना चाहेगा? Exactly. क्योंकि अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं अपने हाथों का कलर चेंज हो जाता है, गाड़ी वगैरह चलाते हैं, बाइक वगैरह चलाते हैं, तो उससे। और ये मर्द और औरत प्लीज़ दोनों इस्तेमाल दोनों इसको यूज़ करें। आपके जो सनबर्न हो जाता है जिन लोगों को, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अपनी नेक और अपने हाथों को बिल्कुल ना भूलें। लोग हमेशा अपने सिर्फ फेस के ऊपर ही फोकस कर रहे होते हैं बिल्कुल, और वो फिर टो issue टोन उनकी स्किन हाँ। जो है ना वो हो जाती है। डार्क स्पॉट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जिनको झाइयाँ पड़ी जाती हैं, जिनको रिंकल्स पड़ जाते हैं, ये उनके लिए बहुत 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 बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, टेक्निकली इसको आपको वैसे फ्रिज में डालने की जरूरत नहीं है, नहीं लेकिन है। अगर डाल दें तो उसका बड़ा अच्छा कूलिंग इफेक्ट होता है कूलिंग जब आप इफेक्ट फेस पे आता है, लगाते हैं। हाइड्रेटेड हाँ, आपके फेस hydrated जो है ना वो लगता रह जाता ठीक है। है, वंडरफुल। नेक्स्ट, ठीक है, इसके बाद मैं ऑमलेट बनाऊंगी। चलिए ऑमलेट की आप चीजें किचन में ले जाएं। Exactly. और आपने ऑमलेट ही बनाना है ना, इसके बाद और कोई चीज़ ये नहीं बनानी? अर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद है। आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस। चलिए आप किचन की तरफ आ जाए। नैयर आपा, आप अगर हमें अब ज्वाइन करें और हमें नेक्स्ट टिप बताएं। सुफूफ तो बाय द वे मैंने इनसे ऑलरेडी ले लिया और उसका कहवा भी मैं पी रही हूँ। और बाय द वे सीरियसली व्यूअर्स, कोई इतना उसका स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं है, कोई इतना वो नहीं है, मतलब बहुत ही ईजिली आप उसको कंज्यूम कर सकते हाँ हैं। जी, बिल्कुल इसी तरह ही। और एथलीट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ये ज़रा मैं समीना को भी समझाऊंगी थोड़ी देर में। अच्छा, हाँ जी, उसके बाद जुगन कॉन्स्टिपेशन जो है उसकी वजह से भी जो है ना, जैसे कहते हैं ना, कब्ज़ जो है वो सारी बीमारियों की माँ है। तो उसके लिए जो है ना बेहतरीन है कि एक आंवला और 2 हड़ीर। जिन लोगों को ये इशू रहता है, अगर वो ये सुबह नाश्ते के टाइम खाना शुरू ये कर देखा, देंगे। ये हड़ीर है। हाँ जी, ये हड़ीर है। व्हाट इज हड़ीर? हड़ीर होता क्या है actually? ये हड़ olive है? होती है,
नहीं ऑलिव नहीं है, हार्ड होती है। ये देखें ये ड्राई फॉर्म में है। अच्छा, ये ड्राई फॉर्म में है, इसको अपने घर से ख़त्म ना होने दे। ये जिन देखें। लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, मेडिसिन ये लेते हैं, ड्राई फॉर्म है व्यूअर्स, हाँ और जी। ये इसकी हाँ जी वो मुरब्बा में मुरब्बा फ्रेश। बना हुआ है। तो उसके लिए मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन ली, ठीक हो गया, दोबारा वो इशू आ गया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये इशू जो है वो ख़त्म हो जाए, तो एक आंवला और 2 हरीर इसका नाश्ता करें, या एक त्रिफला पाउडर जो है ये बना के रख लें। ये बहुत कमाल है, बहुत ज़बरदस्त है ओवरऑल आपकी बॉडी की डिटॉक्स के लिए। उसके लिए जो है वो ये सब हम बराबर क्वांटिटी के अंदर लेंगे। ये हम लेंगे हर्ड ड्राई, ठीक है, और उसके बाद ये आंवला, ये यही वाला आंवला है फ्रेश, इसको जो है वो ड्राई किया हुआ है। ठीक है, इसको घर ला के आपने पंसारी से पिसवा के नहीं लेके आना। इसके अंदर से इस तरह से जो इसकी गुठलियां हैं वो आपने निकाल देनी है। कोई भी अगर गंदी जो है वो उसके अंदर ख़राब हुई है तो वो चीज़ें आपने निकाल देनी। ठीक है, बराबर क्वांटिटी के अंदर जो है वो, और उसके बाद इसके अंदर ये भेड़ा, कितना? ये तीनों बराबर क्वांटिटी के अंदर चुगन लेंगे। इसके कोई बीज हाँ बूज जी। तो नहीं निकाल लें? नहीं, इसके बीज नहीं। ठीक है। इसी तरह से जो है ना, इसको पंसारी ला के साफ करके पंसारी से इसको जो है वो चक्की में पिसवा लें। और जितनी ये है, आधा कप अगर ये पाउडर है, आधा कप ही अगर आप इसमें शहद का मिक्स करके, ये एक जुगन माजून बन जाएगी। ठीक है। ये आप बच्चों को भी जो है वो सुबह में चटाएं, जिन लोगों को खासकर कॉन्स्टिपेशन होती है। ये कॉन्स्टिपेशन जो है वो उसको सही करेगा, और दूसरे नंबर पे फुल बॉडी को जो है वो डिटॉक्स करेगा। इसके बाद हम आते हैं बाथ बॉम्ब्स की तरफ, कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लॉटिंग हो जाती है, हाथों में, पाँव में, जॉइंट्स में पेन हो जाती है। ये आप अपने नहाने वाले पानी में भी डाल सकते हैं, या आप इसको बना के नाइट के अंदर आप इसके अंदर अपने हाथ और पाँव गर्म पानी के अंदर सोक कर सकते हैं। ठीक है, इसको जो बनाने का तरीक़ाकार है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। इसको हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून जुगन इसके लिए लेंगे हम, टेबल स्पून या कप? ये ले लें, सॉरी कप का है ये हाँ। 1/4 कप है, और ये हाफ तकरीबन। कप है। हाँ, ये हाफ कप ले लें। हाफ कप ले लें। ये हम लेंगे कॉर्न स्टार्च हाफ कप, हाफ कप ही इसके अंदर हम लेंगे बेकिंग सोडा, या इतना बेकिंग सोडा? हाँ जी, हाफ कप इसी के अंदर जो है वो बेकिंग सोडा। 1 टीस्पून इसके अंदर जो है वो आप सिट्रिक एसिड लेंगे, जिसको टाटरी भी कहते हैं, आप पाउडर फॉर्म में ले लें। 1 टाटरी बहुत बुरी होती है कहते हैं। हाँ। विटामिन सी है, रिच विटामिन सी है जुगन। और हाँ जी, इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल। ठीक है, हाँ जी, हिसाब 2 से टेबल स्पून के करीब इसमें कोकोनट ऑयल डाल दें, और आप इसको जो है वो इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और इसके अंदर आप कोई भी कलर भी ऐड कर सकते हैं, और इसके अंदर आप पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल, या आपका कोई भी अगर फेवरेट एसेंशियल ऑयल है, आप इसके अंदर वो ऐड कर लें। ठीक है, अच्छी तरह से ये इस तरह से जो है ये इसकी पेस्ट मिक्स हो जाएगी। इसको आप कोई भी, जैसा सिलिकॉन के जो है वो सांचे बने हुए होते हैं सोप वगैरह के लिए, तो आप उसके अंदर इसको डिफरेंट शेप्स के अंदर जो है वो मोल्ड कर ले। ये देखें मैंने इस तरीके से ये बना के रखी हाँ है। जी, मैं भी ना इसको पहले थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि वो ज़्यादा डाल दो ना तो वो फिर पेस्ट हाँ ही जी, बन जाती पेस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डालना है, क्योंकि बहुत इसको पतला नहीं हमने करना। तो इस तरीके से जो है वो इसको आप करके, तो इसको आप जो है ये इस तरह से बॉल्स बना के आप एक कंटेनर में बना के रख लें। रात को जो है वो आप फारिग हुए हैं, गर्म पानी करें, गर्म पानी के अंदर आप इसको जुगन, हाँ जी, ये देखें इस तरीके से आप इसके अंदर जो है वो आप डाल दें पानी के अंदर। ये देखें किस तरह से जो है ना, ये देखें ना, अब ये भी आपका एक रच बस गया। अब इसको आपने हाँ बस जी। बेसिकली बॉल की शेप देनी। बॉल की शेप दे दें, डिफरेंट कोई स्टार की दे दें, सिलिकॉन कप के डिफरेंट मोल्ड्स आते हैं। ठीक है, तो ये देखें ये इस तरह से जो आपके ये देखें ना, balls ये हैं। वाला भी जो बॉल है, आप इसको इस तरह पकड़ें, हाँ जी। और आपने इसको ऐसे करके, हाँ जी, ये बन गया बॉल। तो ये बना के आप ढेर सारे जो है वो एक ही टाइम पे जो है वो रख लें। इसी के अंदर आप थोड़ा सा जो है वो फेस वॉश भी डाल सकते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका थोड़ा सा अब ये देखें ना, ये थोड़ा सा ये ऐसे करके बड़े आराम से, हाँ, ये खुद ही सारे इसके जो है ना वो बबल्स जो है वो बनने लगेंगे। और इसको हाथ पाँव को इसमें सोक कर ले। इसमें से आप सोक करें,
आप 10-15 मिनट जो है वो इसमें सोक करके रखें, आपके पाँव नीट क्लीन भी हो जाएंगे और जो आपके जॉइंट्स की पेन वगैरह है सारी अच्छी तरह वो अगर भी आप खत्म पाँव हो को फिर जाएगी। स्क्रब कर लें इसके बाद तो हाँ बड़ा ही जी, आपको क्योंकि अच्छा जो बेकिंग सोडा है ना जुगन, ये आपको पता है अल्कालाइन है, तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अगर आपके ब्लॉटिंग हुई हुई है तो वहाँ से जो है वो स्टिमुलेशन हो जाएगी और वहाँ पे उसी टाइम जो है वो आपकी पेन भी ख़त्म होगी और आपका जो है ना जो ब्लॉटिंग है या वो चीज़ें भी जो है वो ख़त्म हो जाएंगी इसके साथ। अमेजिंग। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम किचन में जाएंगे और हमें गाइड करेंगी डॉक्टर साहिबा के वो क्या बना रही हैं। और ये जो ऑमलेट है ये बेसिकली आर्थराइटिस के या जिनके जोड़ों में बहुत प्रॉब्लम होती है, स्वेलिंग का बहुत इशू है, राइट, उनके लिए बड़ी आइडियल चीज़ है। एंटी इन्फ्लेमेटरी नाश्ता है ये, तो ये हम आपको जल्दी से बनाना सिखाएंगे ऑन एयर ही। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आपको अब बनाना सिखाएंगे क्या डॉक्टर साहिबा? एलोवेरा ऑमलेट, जो कि एलोवेरा के साथ बनेगा। एलोवेरा पीने का तो सुना था कि उसको पी सकते हैं कि पानी में डाल के, ये पहली दफ़ा मैं सुन ये रही हूँ। इतनी मज़े की रेसिपी है कि जिन लोगों को एलोवेरा नहीं भी पसंद है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और उनको इसके अंदर बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा, एलोवेरा का बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। लेकिन फ़ायदे इसके बेशुमार हैं। जो लोग ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट हैं या जिनकी हड्डियों में दर्द होती है, या जिनकी आजकल बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है, उनके तो लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। आप अगर इसको वीक में इस्तेमाल करेंगे, 2 से 3 दफ़ा भी आप यूज़ करेंगे, बिलीव मी आपको 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपको वाज़ी आपका फ़र्क जो है वो महसूस होगा। लेकिन डॉग जायका भी अच्छा होना चाहिए। चले क्या क्या डाल रहे हैं हम इसमें? सबसे पहले हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हम लोगों ने ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हम लोगों ने देखनी होती हैं और अपने फ़ैट के भी रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी ही रखनी होती है। मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो ऐड करूँगी ऑयल, ठीक है। और ये पूरे ऑमलेट के लिए अच्छा, sufficient ये है। नमक डाला है, हल्दी डाला है, लाल मिर्च और ये चिली फ्लेक्स है। चिली फ्लेक्स डाले, ठीक ठीक है। है। अब इसमें और क्या अब डालें? इसके बाद मैं यहाँ पे मैंने एलोवेरा जो है वो करके रखा हुआ है। इसको मैश कर दूं? नहीं नहीं, ये इसमें अंदर खुद ही मैश हो जाएगा। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा बाद में हाथों से करेंगे और इस तरह हम लोग इसके ऊपर ये एलोवेरा ऐड कर देंगे ऑयल के अंदर, बिल्कुल, ठीक है। ताकि ये जो इसकी ये जो सारा आ रहा है इस तरह से जो लेस सा बन रहा है ये इसके अंदर जो है ये ख़त्म हो चले जाएगा। मैं यहाँ आ जाती हूँ। चलो मैं ज़रा साथ में आपके ये करती रहती हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट? फिर उसके बाद अब हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो साथ ही हम एग जो है वो उसको बीट कर लेंगे। अंडे को हमने बीट करना है इनसाइड द बाउल, बोल के अंदर, ठीक है। ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर किसी एक चीज़ का ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, एक तरह से एलोवेरा को मैश ही कर लेना आप उसके अंदर, Exactly, ताकि वो मतलब उसके अंदर कंबाइन हो जाए, ठीक है। और वेजिटेबल्स भी हम ऐड करेंगे, थोड़ा सा एलोवेरा हो जाए। फिर साथ ही हमने इसके अंदर जो है वो प्याज ऐड कर देना है, क्योंकि प्याज को थोड़ी सी देर लगती है। इसमें थोड़ा सा ऑयल रह गया, वो भी हम ऐड कर देंगे। अनियंस डाल अनियंस डाल देते हैं इस तरह से, ठीक है। प्याज क्योंकि डाल, ये सिर्फ एक एग कप बना रही हूँ मैं, तो इसके अंदर क्वांटिटी जो है वो मैं थोड़ी थोड़ी ऐड कर रही हूँ। ठीक है। सिंगल सर्विंग अभी हम इसकी तैयार करेंगे। और क्योंकि इसमें इतनी वेजिटेबल्स और बाकी चीज़ें भी आप डाल रहे हैं, तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पेट भरेगा कि नहीं। बिल्कुल, फुलनेस आपको काफ़ी देर तक फील होगी। और एंड में बस हम ये डालेंगे जब ये अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, ये डाल दिया और उसके बाद हमने इसके अंदर एग, और ये हमारी टोटल रेसिपी है। एग्जैक्टली, क्या बात है। अच्छा शेफ, हमारी क्या सिचुएशन है किचन में? यस, हमारा चिकन टिक्का पुलाव रेडी है विद सैलेड और एंड इसके अंदर हम रायता। ये थोड़ी सी बंद गोभी भी ऐड कर देंगे। हाँ जी, क्या कह रही थी आप? सॉरी, रेडी तैयार हमारा सारा? यस, चिकन टिक्का पुलाव एंड रायता एंड सैलेड के साथ हमने उसको सर्व किया। वंडरफुल। ये चिली फ्लेक्स बहुत प्यारे लगेंगे इसके ऊपर जब आप खाएंगे। ये ऑमलेट किन किन लोगों के लिए अगेन डॉक्टर साहब आप फिर से एक दफ़ा रिमाइंड कर देते हैं व्यूअर्स ये को? उनके लिए जिनको जोड़ों में बहुत दर्द रहती है, जिनकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, जिनको इन्फ्लेमेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, स्वेलिंग हो जाती है जिनकी बॉडी के अंदर, तो ये एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी का यही मतलब होता है कि आपकी सोजन को जो है वो कम करेगा। आपकी जो रेडनेस आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, उसको ये कम करेगा ऑमलेट। और बस अब हम इसको रेडी कर रहे हैं। थोड़ी सी हम इसका चूल्हा कम कर देंगे ताकि वो, क्योंकि आपको पता है एग को इतनी ज़रूरत नहीं होती है।
चलिए हम ऑमलेट अपना कुक होने देते हैं, मीनवाइल आ जाए डॉक्टर साहबा। और नैयर आपा एंड में आप कुछ कहना चाहेंगी? आ जाए डॉक्टर। ओके। एंड में आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगी मैम? अपनी डाइट का, अपना जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर करें। जितनी ये जंक फूड्स हैं, फ्रिजी ड्रिंक्स हैं, इन्हें अवॉइड करें, क्योंकि ये मैं समझती हूँ कि जितनी आज हमने डिस्कशन की है, जितनी प्रॉब्लम्स पे, तकलीफ़ पे, इन्फ्लेमेशन पे, सारी चीज़ों पे, उसकी जो बेसिक रीज़न है, जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो यंग लोग हैं, जो यंग बच्चे हैं, उन्हें भी ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। उसकी वजह यही है कि एक तो लेट नाइट खा रहे होते हैं और ज़्यादा बेकरी की जो है वो आइटम्स हैं। तो आप अपनी लाइफ से जो है वो सफ़ेद जो चीज़ें हैं, वाइट पॉइजन जिसमें मैदा आ जाता है, चीनी आ जाती है और बहुत ज़्यादा नमक, और उसके बाद फ्रिजी ड्रिंक, अगर इन चीज़ों को साइड पे करके थोड़ा सा अपना हेल्दी लाइफस्टाइल, अपना खाने पीने का जो है वो उसमें वेजीज़ और फ्रूट्स वगैरह ऐड कर ले, तो इंशाल्लाह ताला ये वाले मसले मसाइल नहीं होंगे। डॉक्टर साहबा एंड में क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और हर चीज़ जो इस दुनिया में अल्लाह ताला ने बनाई है बहुत खूबसूरत है, और अपने तरीके से हर कोई बहुत खूबसूरत है। और फिर यही कहूँगी कि रेमेडी सिर्फ देखने से ही नहीं बनता, और आप जब अपनी लाइफ के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ही आपको फ़र्क वाज़िया नज़र आने लग जाता है। बिल्कुल। और ये जो आपने ऑमलेट बताया है बनाने के लिए, मैं यही सोच रही थी कि कॉन्स्टिपेशन के लिए कितना अच्छा है। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है उनको भी इससे बहुत फ़र्क फ़ायदा होगा, क्योंकि एलोवेरा कंज्यूम करने के लिए कहा जाता है जब आपका कॉन्स्टिपेशन या पेट के मसाइल हो रहे होते हैं। थैंक यू सो मच लेडीज़ फॉर जॉइनिंग अस। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आजकल म्यूज़िक पे क्या काम हो रहा है, क्या हम नेक्स्ट एक्सपेक्ट करें आपसे? म्यूज़िक अच्छा आ रहा है असल में, अभी काफ़ी ज़्यादा मैंने सॉन्ग्स किए हैं, जल्दी जो है ना वो रिलीज़ होंगे। मैं अपने ही यूट्यूब चैनल से रिलीज़ करती हूँ और किसी से नहीं करती हूँ। स्टार्ट में असल मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आए थे, उसके बाद फिर जो है ना मैंने नहीं, अब इंडिपेंडेंटली कर। जी वेल, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अब हमें एंड में कौन सा सॉन्ग सुनाओगी? खून दे थ्रू। क्या बात है। ओवर टू यू बेटा, एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस।